अंग्रेजों से युद्ध के लिए तैयार हो जाओ या घर में बैठकर चूड़ियां पहन लो। दो काली चूड़ियों के साथ एक खत पर यह बात लिख करके अपने आसपास के राजाओं, परगनादारों और जमींदारों को भिजवाने वाली वीरांगना को जानते हैं आप? 1857 के युद्ध में मध्य भारत में एक 26 साल की वीरांगना अंग्रेजों के सामने अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए संघर्ष करती हुई वीर गति को प्राप्त हो गई। उन्हें जानते हैं क्या आप? जौहर और सती के नाम पर पति के चिता पर बैठकर अपने प्राण त्याग देने की वीरता के किस्से तो बहुत लिखे गए, मगर पति के न रहने पर 26 साल की एक वीरांगना हाथ में तलवार लेकर घोड़े पर बैठकर अपने मुल्क, अपने आवाम और अपने लोगों के लिए अपने प्राणों की आहुति देने जंग के मैदान में चली, तो इस पर कितनी कलम चली। कितनी किताबें लिखी गई उस वीरांगना के लिए जिसने 26 साल की उम्र में अंग्रेजों को नाकों चने चबवा दिए। वीरता की मिसाल, निडरता की बेखौफ तस्वीर और शौर्य का एक प्रतीक इस वीरांगना से कितना परिचित है आप? आज हम उनका किस्सा आपसे साझा करने आए हैं सामाजिक न्याय की पाठशाला में। उस वीरांगना का नाम है अवंतीबाई लोधी। आज हम वीरांगना अवंतीबाई लोधी को याद करेंगे और उनका किस्सा आपसे साझा करेंगे। स्वागत है आप सबका सामाजिक न्याय की पाठशाला के इस खास एपिसोड में। जब यह मुल्क अंग्रेजों का गुलाम था, शोषण, अन्याय और अत्याचार चारों तरफ फैला पड़ा था। इस मुल्क में आजादी की सुगबुगाहट धीरे धीरे शुरू हो रही थी। कहीं सिद्धू कान्हू तिलका मांझी जैसे मूल निवासी आदिवासियों के विद्रोह शुरू हो गए थे, तो कहीं दामोह में 1842 का विद्रोह, कहीं किसानों के आंदोलन धीरे धीरे उस गुलामी से लड़ रहे थे। कहीं कोई ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले शिक्षा से मानसिक गुलामी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उसी वक्त मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के मनकेहड़ी गांव में 16 अगस्त 1831 को वीरांगना अवंतीबाई का जन्म होता है। पिता राव जुझार सिंह 187 गांवों के जमींदार हुआ करते थे। अवंतीबाई की शुरुआती तालीम अपने घर पर हुई। बहुत कम उम्र में ही अवंतीबाई ने तलवारबाजी से लेकर युद्ध के कौशल को घर में ही सीखा और एक ताकतवर महिला के रूप में अपनी परवरिश पूरी की। अवंतीबाई का विवाह रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह लोधी के पुत्र विक्रमादित्य लोधी से हुआ। राजा लक्ष्मण सिंह ने रामगढ़ की रियासत 33 साल तक संभाली। साल 1850 में राजा लक्ष्मण सिंह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उसके बाद राज्य की बागडोर उनके पुत्र राजा विक्रमादित्य लोधी ने संभाली, लेकिन उनका मन राजकाज में कम लगा। राज्य के सारे निर्णय रानी अवंतीबाई लोधी ही
किया करती थी। पुत्र अमर सिंह व शेर सिंह शैशवावस्था में थे और उसी वक्त पूरे इलाके में ये बात फैला दी गई कि राजा मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए। दोनों पुत्रों और रामगढ़ की सारी जिम्मेदारी रानी अवंतीबाई लोधी ने अपने मजबूत कंधों पर उठाया और ताकत के साथ अपना राज चलाने लगी। रामगढ़ के राजा विक्रमाजीत सिंह को विक्षिप्त तथा अमान सिंह और शेर सिंह को नाबालिग घोषित करके रामगढ़ राज्य को हड़पने के लिहाज से अंग्रेज शासकों ने पालक न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ वार्ड्स की कार्रवाई की। राज्य के प्रशासन के लिए सरबराहकार नियुक्त किए गए शेख मोहम्मद और मोहम्मद अब्दुल्ला, इन्हें रामगढ़ भेजा गया। रामगढ़ रियासत कोर्ट ऑफ वार्ड्स के कब्जे में चली गई, यानी अंग्रेज शासकों की हड़प नीति का परिणाम हुआ, जिससे रानी अवंतीबाई लोधी पहले ही वाकिफ थी। उन्होंने दोनों सरबराहकार को रामगढ़ से बाहर निकाल दिया। साल 1855 ईस्वी में राजा विक्रमादित्य सिंह की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अब दोनों नाबालिग पुत्रों की संरक्षिका के रूप में रानी अवंतीबाई लोधी राजकाज को अपने हाथ में ले लेती है। एक ऐसी रानी जो लोधी समाज की एक नायिका की तरह याद की जाती है। जब राजकाज अपने हाथ में लिया तो अपने राज्य के किसानों को अंग्रेजों का आदेश न मानने का हुक्म दिया। अपने राज्य के किसानों के लिए तमाम क्रांतिकारी काम किए। उस राज्य के किसान रानी अवंतीबाई को नायिका के रूप में याद करने लगे। धीरे धीरे पूरे इलाके में प्रजा के सुकून में किए गए फैसलों के चलते रानी अवंतीबाई लोधी खासी लोकप्रियता हासिल कर लेती है। साल 1857 तक जाते जाते सागर और नर्मदा के क्षेत्र के बीच में अंग्रेजों ने अपनी ताकत इतनी बढ़ा ली थी कि धीरे धीरे पूरे इलाके को उन्होंने अपने प्रभाव में हासिल कर लिया। हड़प नीति के तहत जब रामगढ़ को भी कब्जे में लेना चाहा तो रानी ने इसका प्रतिरोध करना शुरू किया। उन्होंने ठाना और साल 1857 के मई महीने में एक क्षेत्रीय सम्मेलन बुलाती हैं, क्योंकि रानी अवंतीबाई को यह बात बहुत सलीके से एहसास हो चुकी है कि ताकतवर अंग्रेजों का सामना करने के लिए किसी एक राजा या एक परगनादार जमींदार में अब वो ताकत नहीं बची है। इसलिए रानी अवंतीबाई अपने नेतृत्व कला का प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़कर अपने आसपास के इलाके के सारे लोगों का क्षेत्रीय सम्मेलन बुलाती है। उस सम्मेलन में पहले से एक खत तैयार होता है। उस खत में कुछ वाक्य लिखे होते हैं और 2 काली चूड़ियां होती हैं। वो वाक्य था, अंग्रेजों से संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ या चूड़ियां पहनकर घर में बैठो। रामगढ़ में हुए इस गुप्त सम्मेलन की भनक तक अंग्रेजों को न लग पाई। यहां तक कि जबलपुर के कमिश्नर मेजर स्काइन और मंडला के डिप्टी कमिश्नर वॉडिंगटन को भी इसका पता नहीं चल पाया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता गढ़पुरवा के राजा शंकर शाह ने की और गुप्त सम्मेलन के लिए निर्णय लेने का पूरा दारोमदार रानी अवंतीबाई लोधी के ऊपर छोड़ा गया और उन्होंने वही खत लिखकर लोगों को भिजवाया कि अंग्रेजों से जंग के लिए तैयार हो जाओ या चूड़ियां पहनकर घर में बैठो। आज का वक्त होता तो हम इस पर विमर्श करते कि चूड़ी पहनना कमजोर होने की निशानी नहीं है, मगर याद करिए 1857 का वो वक्त जब हाथ में तलवार लेकर एक वीरांगना अपने आसपास के डरे हुए पुरुषों को इस वाक्य के साथ, उम्मीद के साथ हिम्मत और हौसला देने के लिए सामने आकर खड़ी हो। यह खत सौहार्द का प्रतीक था, एकजुटता का प्रतीक था और चूड़ियां उन लोगों को जगाने के लिए एक प्रतीक के रूप में दी गई थी
जो डर के मारे अंग्रेजों के सामने चुप या खामोश बैठे थे। पुड़िया, इस पुड़िया को लेने का अर्थ था कि आप अंग्रेजों के खिलाफ जंग में अपना समर्थन देते हैं। इस खत को जिसने भी पढ़ा उसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने का इरादा कर लिया। रानी अवंती बाई के आह्वान की गूंज पूरे इलाके में सुनाई देने लगी और तय योजना के तहत अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ी एका बनाने में रानी अवंती बाई कामयाब हो जाती है। साल 1857 का महासंग्राम शुरू हो चुका था। गोंड राजा शंकर शाह ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया। वह अंग्रेजों की सेना से बहुत बहादुरी से लड़े, किंतु अंग्रेजों की विशाल सेना के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा। खेती, जंगल, तीर, कमान और तलवार गोंडों के साथी होते हैं। इस जुनून के साथ उस कमेरा आवाम की एकजुटता का अगर श्रेय किसी को जाएगा तो वो रानी अवंती बाई लोधी को जाएगा। हिंदी साहित्य के एक बड़े साहित्यकार वृंदावन लाल वर्मा ने रामगढ़ की रानी नाम से एक उपन्यास लिखा है जो अवंती बाई के ऊपर है और अवंती बाई की वीरता के किस्से उस इलाके के लोकगीतों में आज भी मौजूद हैं। और जो किस्सा मैं आपसे साझा कर रहा हूं ये अंग्रेजों के दस्तावेजों, लाइब्रेरियों और उन पुराने लोकगीतों में आज भी दर्ज हैं, क्योंकि इतिहास लिखने वाले किताबों ने अपने कलम की स्याही सूखी पाई और ऐसे हाशिए पर ढकेल दिए गए गुमनाम नायकों पर किताबें नहीं लिखी, मगर दिलों में अवंती बाई जिंदा रही और नायिका की तरह वीरांगना अवंती बाई आज भी अपने अतीत और इतिहास को इस जमाने से साझा कर रही। साल 1857 की तारीख 18 सितंबर आती है जब अंग्रेजों ने राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह को तोप में बांधकर आग लगा दी। इन दो वीरों के बलिदान से आसपास के राजाओं में आक्रोश की ज्वाला धधक उठी और वो सारे लोग एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। रामगढ़ में रानी अवंती बाई के नेतृत्व में सेनापति ने भुआ बिछिया थाने पर धावा बोल दिया और उसे अपने अधिकार में ले लिया। साथ ही घुघरी क्षेत्र पर भी अपना कब्जा जमा लिया। विद्रोह की ये चिंगारी मंडला और रामगढ़ के संपूर्ण इलाके में फैल गई, जिसने अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर वडिंगटन की नींद उड़ा दी। मंडला के राजा शंकर शाह की वीरगति के बाद यहां रक्षा का दायित्व रानी अवंती बाई लोधी ने संभाला। साल 1857 की तारीख आती है 23 नवंबर जब बहुत प्रसिद्ध खैरी युद्ध हुआ। मंडला नगर को छोड़कर पूरा जिला आजाद हो चुका था। अवंती बाई ने मंडला विजय के लिए सिपाहियों सहित प्रस्थान किया। रानी की सूचना प्राप्त होने पर शाहपुरा और मकास के जमींदार भी मंडला की ओर निकल पड़े। मंडला पहुंचने के पहले ही खड़देवरा के सिपाही भी रानी के साथ हो गए। खैरी के पास अंग्रेज सिपाहियों के साथ अवंती बाई का युद्ध हुआ। वडिंगटन पूरी शक्ति लगाने के बाद भी कुछ न कर सका और मंडला छोड़कर शिवनी की तरफ भाग गया और इस तरह पूरा मंडला और रामगढ़ जिला, पूरा इलाका रानी अवंती बाई के वीरता के चलते आजाद हो गया। अवंती बाई के साहस ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, किंतु तत्कालीन परिस्थितियों का आकलन करके वह किले से बाहर जाकर देवहारगढ़ की पहाड़ियों में जा पहुंचे। साल 1858 की तारीख 20 मार्च आती है। बालापुर और रामगढ़ के बीच सुखी तलैया नामक जगह अंग्रेजों की विशाल सेना सामने खड़ी है और रानी अवंती बाई लोधी अपने कुछ सैनिकों के साथ पूरी ताकत के साथ, वीरता और शौर्य के साथ अंग्रेजों का मुकाबला करती है। आंखों में उम्मीद आजादी की, हाथों में ताकत अपने मुल्क को गुलामी से आजादी दिलाने की। मगर एक वक्त आया जब अंग्रेजों के सामने रानी अवंती बाई कमजोर पड़ने लगी
उन्हें एहसास हुआ कि अब उनका अंत समय नजदीक है। तो उन्होंने रानी दुर्गावती को याद किया और अपनी ही तलवार से अपने प्राणों की आहुति दे दी। उस जमाने तक की माना जाता था गुलाम होकर मरना हमें कबूल नहीं। वो नहीं चाहती थी कि जिंदा रहते उनके शरीर को कोई शत्रु छू भी सके। मात्र 26 साल की उम्र में 20 मार्च 1858 को वीरांगना अवंतीबाई शौर्य और वीरता के पर्याय बनकर के इस दुनिया को अलविदा कह गई। उनके भीतर जितनी ताकत, हिम्मत और वीरता थी, उससे ज्यादा मानवता थी। गुजर जाने पर पता चला कि रानी अवंतीबाई लोधी एक खत छोड़ करके गई है। ब्रिटिश अधिकारियों के नाम उस खत में उन्होंने लिखा कि इस विद्रोह के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं। मैंने ही सैनिकों को भड़काकर युद्ध के लिए प्रेरित किया, वे स्वयं विद्रोही नहीं बने। रानी के इस खत की मंशा सब समझते थे कि रानी ने जाते जाते भी अपनी प्रजा की हिफाजत कर दी ना। अंग्रेज उनकी प्रजा को अमानवीय यातना न दें, इसलिए एक रानी जिसने जिंदा रहते अपनी प्रजा के हक में, सम्मान में काम किया, उसने उन्हें छोड़कर जाने के बाद भी उनकी हिफाजत कर ली। यह सवाल आजाद भारत में बार बार पूछा जाएगा कि इतिहास की किताबों में कितने पन्ने लिखे गए इन कमेरा आवाम के नायिकाओं के लिए, नायकों के लिए, जिनका होना आइडिया ऑफ इंडिया का होना है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में बने बरगी डैम को रानी अवंतीबाई लोधी का नाम दिया गया। आज लोधी समुदाय के लोग खुद को क्षत्रिय और राजपूत के साथ उस वीरता के साथ जोड़ना चाहते हैं कि जब तलवार हाथ में आई तो उनकी वीरता ने वो किस्से रचे जो आज भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बड़े इलाके में लोकगीतों में दर्ज है। आज भी दिलों में लोग रानी अवंतीबाई को याद करते हैं। उनकी नायिका उनके दिलों में जिंदा हैं, लोकगीतों में जिंदा हैं। उनके ऊपर तमाम तरह के लोकगीत गाए जाते हैं। लोग उनकी ताकत, हिम्मत और शौर्य को याद करते हैं। 20 मार्च 1988 को भारत सरकार ने रानी अवंतीबाई के नाम पर 60 पैसे का एक डाक टिकट भी जारी किया और आज भी रानी अवंतीबाई लोधी महिलाओं की वीरता की प्रतीक है, संघर्ष की प्रतीक है, गुलामों के सामने आजादी की नायिका की तरह, इस मुल्क को बनाने वाली एक वीरांगना की तरह अपनी मौजूदगी बनाए हुए हैं और लोग अपने लोकगीतों में उन्हें गाते हुए याद करते हैं। उनके जन्मदिन को शान और शौकत से मनाते हैं और उनके किस्से अपने बच्चों को सुनाते हैं कि उनके बीच में कोई रानी अवंतीबाई लोधी भी हुआ करती थी।